भाजप एक बिफरलेल्या व्यवस्थेमध्ये आता आहे. मानसिक संतुलन भाजपचं बिघडलेलं आहे. कारण भगवान श्रीरामाचं नाव ते घेतात आणि ते आम्ही आमच्या हृदयात असं सांगतात. तर ज्यावेळेस लंकेवर भगवान श्रीरामांनी जाण्याचा निर्णय केला, रावणाला त्याच्या अहंकारी वृत्तीला संपवायसाठी राम निघाले, तर त्याला खारुताईंनी पण त्याच्यामध्ये वाटा घेतलेला होता. आखरी केंद्रातल्या जे अत्याचारी सरकार जे देशात आलेली आहे भाजप रूपाने, आणि भाजपचं जे काही आज रूप आहे, जे महागाई, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, देशाच्या सीमा सुरक्षित नाही, या सगळ्या व्यवस्थेच्या विरोधात लोकांमध्ये मोठा राग आहे. त्या व्यवस्थेवर बोला ना त्यांना. ते सत्तेत आहेत, सत्तेत जनतेचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. त्याच्यावर न बोलता या पद्धतीनं भारत जोडो यात्रेला जे प्रामाणिकपणे जे राहुल गांधी आज या देशाच्या अत्याचारी व्यवस्थेच्या विरोधात देशाच्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणण्याचा जो प्रयत्न करतात आहेत, आणि त्याच्यात ते यश आलेलं आहे. 200 किलोमीटर राहुलजी चालल्याबरोबर मोहन भागवतजी मस्जिदमध्ये पोहोचलेत. भारत जोडोची प्रक्रिया सुरू झाली. सगळ्या धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणण्याचं काम सुरू केलं. आणि आता राहुलजीची यात्रा ही फक्त काँग्रेस कार्यकर्त्यापुरतं नाही राहिली, ते आता एक लोक आंदोलन झालेलं आहे. ज्याप्रमाणे महात्मा गांधींनी चले जाओचा नारा त्या काळात लावला आणि ते लोक आंदोलन झालं होतं, त्या परिस्थितीत आज राहुलजीची यात्रा तशी सुरू झालेली आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीला आता राहुलजीच्या यात्रेवर कुठली टीका करायला गेले तर त्यांनी जेवढं करायचे तेवढी टीका करावं. आम्हाला काही त्याचा विरोध करायची गरज नाही. जनता आता त्यांना उत्तर द्यायला तयार झालेलं आहे. जनसागर राहुलजीच्या मागं उभा झालेला आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीचं ट्विट करून ते आपलं स्वतःचं हास्य करून घेतात, असं चित्र आपण पाहतोय. एकनाथ शिंदेच्या गटामध्ये सामील होण्यासाठी त्यांचं एन्काउंटर करेल अशी धमकी सुद्धा एम.के. मडवी नावाचे जे नगरसेवक आहे शिवसेनेचे, त्यांनी एका उपायुक्त विवेक पानसरे यांच्यावर करून एक खळबळ उडवली. महाराष्ट्रामध्ये ईडीचं भाजपप्रणित सरकार जेव्हापासून आलं तेव्हापासून राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था सगळं बिघडलेलं आहे. हे अनेकदा निदर्शनास येत आहे. गणपतीच्या काळामध्ये ईडीच्या सरकारच्या समर्थनामध्ये जे आमदार आहेत ते बंदूक घेऊन गोळीबार करतात. याचं अजून त्याच्यावर काय आज राज्य कसं चाललेलं आहे याच्यावरून निदर्शनास येत आहे. आणि त्याच्यामुळे पोलीस विभागावर दबाव टाकून ज्या पद्धतीनं पोलीस विभागांना राजकीय पक्षाचं काम करायला लावतात, हे काही आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. हे कायदा सुव्यवस्थाही सांभाळू शकत नाही. त्यांच्यामध्ये एकच आहे की आम्हीच फक्त मोठे आहोत असं दाखवायचा प्रयत्न आहे. राज्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतीचं नुकसान झालं. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. बेरोजगारांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात झालेले आहेत. त्यांचे मंत्री काय बोलतात, एक मंत्री तर असं बोलायला गेलं की मी कधी गरीब होऊ शकत नाही, मी मोठाच होणार, मी महाराष्ट्राला भिकारी करणार, असं एक क्लिप आता सध्या ऐकत असेल तुम्ही, ऐकून देतो तुम्हाला. ती क्लिप ऐकलं नाही का? मी ऐकवतो. तर एक मंत्री असे बोलतात की मी राज्याच्या जनतेला, राज्यालाच भिकारी करेल. म्हणजे आता काय या ईडीच्या सरकारच्या मनात नेमकं काय आहे आणि काय राज्याची अवस्था करायची आहे, या सगळ्या गोष्टीवरून आपल्याला असं लक्षात येतं की आज महाराष्ट्र हे जे शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराचा महाराष्ट्र जो होता. काय वक्तव्य केले तानाजी सावंत यांनी पाहूया. आज जवळपास 150-125 कोटीचा कारखाना चालत खरेदी करायला मला फारसं काय लागत नाही. तुमच्याच लोकांचा काहीतरी गैरसमज झाला असं की तानाजी सावंत काय भिकारी झालाय काय? मी महाराष्ट्राला भिकारी बनवेन, तानाजी सावंत कधीही भिकारी होणार नाही. हे असं या सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये लोक आहेत, ते राज्याला भिकारी करायला निघाले असतील तर भाजपला जे काही सुसंस्कृत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सांगायला जे भाजपवाले चाललेले होते, त्यांना आता कुठलंही लोकांना दाखवायला नाक राहिलं नाही, अशी परिस्थिती आज आहे. एकीकडे हेच मंत्री काय सांगतात, हे मंत्री सांगतात की आमचं सरकार आता राज्यात सरकार आलं नवीन
आणि मराठ्यांच्या अंगाला खास सुटली. काय कुठलं वक्तव्य चाललेलं आहे, काय चाललेलं राज्य. आणि त्याच्यामुळे भाजप आमच्यावर किती टीका करणार, काय करणार, त्याच्यावर आता आम्हाला उत्तर द्यायचं नाही. जनतेचे उत्तर तुम्हाला, जनतेला उत्तर भारतीय जनता पार्टीला द्यायचं आहे. ज्या उद्देशाने तुम्ही हे सत्ता घेतली त्या उद्देशाची पूर्तता करू शकले नाहीत, उलट देशाचं नुकसान केलं, देश 50 वर्षानं मागं नेला, हे आता देशाच्या जनतेला कळलेलं आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेला भाजपचं नाकर्तापणा हा या देशाच्या उरावर पडलेला आहे आणि त्याचे परिणाम देशातली जनता भोगते आहे. सर, औरंगाबादचे जे चंद्रकांत खैरे आहेत त्यांनी सांगितले की जे शिंदे गटाचा जो आता मेळावा होणार आहे दसऱ्याला, तर ते 36 जिल्ह्यासाठी जवळपास 52 कोटी रुपयाचा खर्च फक्त बसेसवर होणार आहे असं, आणि जे आमदार इकडे जे आहेत ते पुन्हा निवडून येणार. हे बघा, मला एक साधा आणि सरळ प्रश्न करायचा आहे. दसरा मेळाव्यात त्यांना काय बोलायचं आहे, कोणाला काय बोलायचं आहे, याचा काय संबंध आहे. महागाई याच्याने कमी होणार असेल तर बिलकुल त्यांनी याच्यापेक्षा मोठा मेळावा करा, अजून लोक कमी पडत असेल तर आम्ही पाठवून देऊ. महागाई कमी होत असेल, बेरोजगारी कमी होत असेल तर अजून त्याच्यापेक्षा मोठा मेळावा तुम्हाला द्यायला लावू. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत असतील ते बिलकुल केलं पाहिजे. पण हे काय चाललेलं तमाशा, मुद्दामून जनतेचे प्रश्न डायव्हर्ट करायचे. आणि या सगळ्या सणासुदीचे दिवस आहेत. आज शेतकऱ्याजवळ पैसा नाही, हातावर कमवणाऱ्या खाणाऱ्या लोकांजवळ पैसे नाही, महागाई एकीकडे अंगावर उरावर बसलेली आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये धूमधडाक्यात दसरा मेळावा यांना साजरा करायचा असेल आणि त्यांना काय आपली भूमिका मांडायची असेल ते असंही मांडता येईल त्यांना. पण एवढा मोठा जो पैसा खर्च करताय तुम्ही दसरा मेळाव्यावर, आणि तुम्ही म्हणताय की 52 कोटी खर्च करणार आहे की 50 कोटी काय खर्च करणार आहे, हे जनतेला आत्ता ज्याचं घरी सण साजरा होत नाही त्यांना द्या ना तुम्ही पैसे. याच्याने काय होणार आहे तुमचं. आपण पाहिलं असेल काल अहमदाबादमध्ये पैसे देऊन BJPने लोक प्रधानमंत्र्याच्या कार्यक्रमात आणले आणि जसं प्रधानमंत्र्याचं भाषण चालू झालं आणि लोक तिथून निघालेत. हे कालच आपण प्रधानमंत्र्याच्या भाषणात त्यांच्या होम पिचमध्ये आपण काल पाहिलं. आज लोक यांना मान्यता देत नाही. हा जो काही चाललेला आहे यांचं, म्हणजे रोज आम्ही मीडियात पाहिलं दसरा मेळावा, रोज पेपरमध्ये पाहिलं तर दसरा मेळावा. आखरी तुम्हाला करा तुमच्या पक्षाचं काय करायचं आहे, पण जे काही जनतेचे सत्तेत आहात, तुम्ही सत्तेत आहे तर जनतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष घाला, ही भूमिका आमची आहे. ते म्हणतात की आम्ही काँग्रेसच्या वक्त्यावर लक्ष करत नाही, नको करा ना. राहुलजीच्यावरही तुम्ही लक्ष घालत नव्हतात, पण पदयात्रा सुरू झाल्यानंतर कसं मस्जिदमध्ये गेलात हेही तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. लोकशाही ज्यांना मान्य नाही ते या पद्धतीचं गोष्टी करतात. जनतेचे प्रश्न हे महत्त्वाचे आहेत आणि काँग्रेसचं लक्ष त्याच्यावर आहे. जनतेचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, ही भूमिका आहे. आणि काँग्रेस जनतेच्या प्रश्नासाठी लढाई करेल, आम्हाला कोणाच्या भांडणामध्ये पडायचं नाही. पटोले जी, आज गांधी जयंती है, शास्त्री जी की जयंती है, आप यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी आज से हेलो की जगह वंदे मातरम की शुरुआत करी है महाराष्ट्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए. वंदे मातरम बोलने में कोई गलत नहीं है. हमने भी नारा दिया है जय बड़ी राजा का, और उसमें हम काम करेंगे. राम राम और जय बड़ी राजा, ये हमारे दो लोगों को बोलने के लिए हम लोगों ने ये किया है. राम राम भी हम बोलेंगे और जय बड़ी राजा भी हम बोलेंगे. उसमें वंदे मातरम बोलने में क्या गलत है. लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? नहीं, उनने क्या विरोध करना है. देखो, व्यक्ति स्वतंत्र देश में है और व्यक्ति स्वतंत्र जो है उसने जिनको विरोध करना है करे. लेकिन हम भी जय बड़ी राजा बोलेंगे और राम राम बोलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सर, एक आपने कहा था कि जो टोल प्लाजा है हाँ. उसको बंद करना चाहिए. देखो, जिस तरह से जनता का पैसे की लूट डीजल और पेट्रोल में, रोड विकास के लिए नाम से जो पैसे ले रहे, किसान के नाम से जो शेष ले रहे, जो 40 से 50 रुपया पर लीटर तुम लोग ले रहे हैं, उसी पैसे से रोड बना रहे हो, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, और उसी रोड के ऊपर आप टोल लगा रहे हो. तो क्या जनता का लूटने के लिए तुम्हें सत्ता में भेजा गया? इधर एक तरफ महंगाई लोगों को जीने नहीं दे रही है और उनके ही पैसे से आप रास्ता बना के, नेशनल हाईवे बना के, उसी के ऊपर आप टोल लगा रहे हो. तो ये डबल लूट जनता के होने नहीं देंगे. कांग्रेस इसमें आंदोलन करेंगी और ये लूट इन लोगों ने रोकना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है. लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस तरह के कर कांग्रेस के दौरान भी लगाए गए थे डेवलपमेंट के लिए रोड्स के. अच्छा सवाल उनने बीजेपी ने किया.
₹1 पर लीटर पे डीजल पेट्रोल पे लेने का अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरुआत हुई थी। और उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना ऐसे नाम की एक योजना बनाई थी। वो योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के तक चली, और डॉक्टर मनमोहन साहब के तब चली तो उसमें एक साल में 19,000 करोड़ रुपया ₹1 में देश के खाते में जमा होता था। उसी के आधार पर प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती थी। आज तो ये लोग ₹40 ले रहे हैं, तो ₹40 पर लीटर डीजल और पेट्रोल पे ले रहे हैं। अब तो गाड़ियां बढ़ गई, तो कितना पैसा हो गया उसका हिसाब देश की जनता को देना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के आधार पर कहाँ टोल लगाया गया था, क्योंकि वो जनता के पैसे से बना था। अब ये ₹40 पर लीटर डीजल पेट्रोल पे ले रहे, तो इतना पैसा जनता के जेब से ले रहे हैं और उसके ऊपर और टोल लगा रहे हैं, तो ये जनता की लूट है। तो इसलिए कांग्रेस के तरफ कितनी साल उंगली करोगे, कितने साल उसको बताओगे कि इनकी गलतियां है। अब हो गई गलतियां कांग्रेस ने की कि नहीं की। कांग्रेस ने अगर गलतियां की रही थी तो ये देश में जितनी महंगाई आज बढ़ी है वो कभी नहीं बढ़ती। कांग्रेस ने हमेशा महंगाई के ऊपर रोक लगाई। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को न्याय दिया। कांग्रेस ने हमेशा बेरोजगारी रोकी। आज जब से 8 साल में ये देश में बेरोजगारी बढ़ी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर बेरोजगार दिन अगर हमारे देश के युवा मनाते हैं, उसको बेरोजगार दिन मनाते हैं, तो उससे हम और क्या चाहिए। इस तरह से देश को तबाह करके अगर बीजेपी आज भी कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा रही होगी तो उनको अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा देश के जनता की सोच बनाई और कांग्रेस ने देश को उसी तरह बनाया। आज वही बेचकर तुम देश चला रहे हो बीजेपी वाले, ये आपको समझना चाहिए। पटोले जी, दशहरा रैली की बात अगर हो रही है तो भारत जोड़ो यात्रा पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि पैनविन सेना की जो लोग हैं उनको भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास लोग नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इनको हंसने दो। ये तो ना राम जी के नाम से पैसे वसूल करने वाले हैं। राम जी के नाम, राम का नाम जपना और दूसरे के जेब लूटना, ये बीजेपी का धर्म रहा है। हमने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया था। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं विधानसभा में। और दूसरे दिन इन लोगों ने जो भगवान श्री राम के नाम से जो पैसे वसूल करते हैं, वो दूसरे दिन इनकी दुकानें बंद करवा दिए थे, पूरे देश के, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं। भगवान श्री राम जी ने भी जब अत्याचारी व्यवस्था खत्म करने के समय, तो उनको भी ऐसी वानर सेना ही थी। इनके जैसे बड़े बड़े उद्योगपति नहीं थे भगवान श्री राम जी के साथ। इनके साथ तो बड़े उद्योगपति है। और इसलिए इनको राहुल जी के पदयात्रा के ऊपर जितना हंसना है हंस लो, आज ही समय है, बाद में नहीं आने वाला इनको समय। जो राहुल जी की पदयात्रा में जनसलाप जो उठा है, वो आज़ादी के बाद पहली बार लोगों के मन का गुस्सा जो आज देखने मिलता है केंद्र सरकार के, बीजेपी की सरकार के विरोध में, वो आज देखने मिलता है। और ये इनको महंगा पड़ेगा। कल आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री जी, उनके ही स्टेट में, जो गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके ही स्टेट में, उनके ही सभा से लोग जा रहे थे। गोदी में मीडिया नहीं दिखा रहा था, वो बात अलग थी, लेकिन पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का भाषण चालू हुआ और लोग कैसे जा रहे थे। इसलिए बीजेपी आज क्या वक्तव्य करे उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं। आज तुम सत्ता में हो, आज महंगाई के बारे में बात करो। महंगाई कैसे कम करोगे ये जनता को बताओ। आज आप सत्ता में हो तो बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे उसके बारे में बात करो। आज तुम सत्ता में हो तो किसानों के प्रश्न कैसे छुड़ाओगे इसके बारे में बात करो। और जो देश की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं उसके बारे में बात करो। हमने कहा उस दिन कि 2019 में डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर आपने 24 लोगों की नियुक्ति की। वो किस आधार पे की, कौन से संवैधानिक आधार पे की, ये भी देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। अगर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाने के लिए आईएएस अधिकारी को कम से कम 20-21 साल लगते हैं, और इन लोगों ने डायरेक्ट, इनके जो नुमाइंदे थे जो नागपुर से थे, हमने चड्डी बात बोली तो हमने कौन सा किसी का नाम नहीं लिया, तो उसके बारे में वो लोग हमको गलत बोल रहे हैं। तो सरकार को बताने का दायित्व है। तो अगर गलत करते हो या सही करते हो तो जनता को बताने का और जनता को पूछने का अधिकार सरकार से है। पर आज सरकार तो हुकुमशाह की तरफ बात करती है।
जो उनके विरोध में बात करेगा उसको ईडी लगा देंगे, उसके ऊपर सीबीआई लगा देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, झूठे आरोप लगा देंगे। इस तरह की तानाशाही व्यवस्था जो देश में बनी हुई है, उस तानाशाही व्यवस्था का ही असर है कि आज राहुल जी के जो पदयात्रा में जो जनसैलाब जुड़ते जा रहा है, उसी का असर है। आज भी सुधरने का मौका राहुल जी ने उनको दिया है कि आज भी सुधरो, लेकिन राहुल जी के प्रश्न का जवाब भी केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, नहीं देना है। जब हमारे देश का अन्नदाता साल के ऊपर वहाँ पर 3 काले कानून के विरोध में बैठा था, तो देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। इस तरह की डेमोक्रेसी, इस तरह की लोकशाही देश ने कभी नहीं देखी। जो इस तरह की बीजेपी की सत्ता आने के बाद जो तानाशाही वृत्ति जो हमने देखी है, उसका परिणाम है आज कि लोगों के दिलों में गुस्सा बीजेपी के सरकार के विरोध में अब उमड़ रहा है। सर, एक और सवाल जानना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से हम देख रहे हैं, दशहरा रैली को लेकर काफी संख्या में बात करें, करोड़ों में रुपया खर्चा किया गया है, इसको किस तरह देखिए? देखो, हमें उन चीज़ों के पर किसी को कितना लोग जमा करना है, क्या करना है, करोड़ों रुपए खर्चा करना है, वो इशू नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस साल अतिवृष्टि हुई है, किसानों के बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है, फसल पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे समय में किसानों को तुरंत मदद देने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार आज भी 1 पैसे की मदद किसानों को नहीं दे सकी। आज राज्य में महंगाई बड़े पैमाने में बढ़ी है। निर्मला सीतारामन जो केंद्र के अर्थमंत्री है, वो बताती हैं कि राज्यों ने महंगाई कम करना चाहिए, राज्य सरकार उसमें कोई भी कदम नहीं उठा रही है। राज्य में रोज़ महंगाई बढ़ते जा रही है। आज बेरोजगारी का प्रश्न है, वो भी उस तरह से बढ़ते जा रहा है। सरकार का जो दायित्व है, जिसके लिए सरकारें बनी हैं, जनता के लिए बनी हैं, लेकिन जनता के प्रश्न छुड़ाने की जगह अपने को ही हम ही बड़े हैं, इस तरह के दिखाने का जो एक कोशिश जो महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार कर रही है, अब उनको जनता उनकी जगह दिखाएगी। सर, जिस तरह से राहुल गांधी की बात करें, लगातार कई किलोमीटर कई राज्यों में उनका यात्रा चल रहा है, क्या आपको लगता है आने वाले समय 2024 में इसका फायदा उनको होगा या कांग्रेस को होगा? देखो, हमने कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया है और राहुल जी ने भी खुद स्पष्ट किया है कि हमारी ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये देश के हित के लिए यात्रा है, देश के संविधान के लिए। और आपने सुना होगा कि कन्याकुमारी में जब राहुल जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को मैंने यही खोया था, लेकिन इस देश के तिरंगे को मैं खोने नहीं दूंगा। इस तरह की एक भावनात्मक भूमिका लेकर देश के हित में राहुल जी निकले हैं, और राहुल जी के इस प्रामाणिक उद्देश्य को लेकर आज देश की जनता एक जन सैलाब जो राहुल जी के साथ खड़ा होते जा रहा है, ये जन आंदोलन खड़ा होते जा रहा है। जैसे आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, महात्मा गांधी जी ने यही अगस्त क्रांति मैदान से, मुंबई से ही ऐलान किया था कि भारत छोड़ो का, तब देश के लोग पूरे महात्मा गांधी के साथ खड़े हुए। उसी तरह ये गांधी आज के राहुल गांधी, इनके साथ भी देश की जनसैलाब खड़ा होते जा रहा है, एक जन आंदोलन की तरह लोग उनके साथ खड़े होते जा रहे हैं। ये पार्टी और धर्म और जाति के ऊपर राहुल गांधी जी की यात्रा को आज जनता का साथ मिल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो दुनिया से राहुल गांधी जी की इस यात्रा की तरफ नज़र है, और दुनिया का भी साथ राहुल जी को मिल रहा है। सर, एक और सवाल जानना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात करें, हालांकि 2 लोगों ने अपना पर्चा भर दिया, एक शख्स की बात करें, महिला, आप किसको देखना चाहेंगे सर? हालांकि साफ साफ इनकार करते हैं राहुल गांधी लगा कि हम भी अध्यक्ष को देंगे। बस हो गया, अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब विड्रॉल का समय आने का है। आज स्क्रूटनी थी, विड्रॉल के समय तक इंतजार करो। विड्रॉल के बाद अगर 2 उम्मीदवार रहते तो हमारा चॉइस है कि हम किसको चुने। सर, क्या अभी भी आप मांग करेंगे कि राहुल गांधी ही? अब तो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब जब प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, फॉर्म भरने का समय खत्म हो चुका है। हम कल तक फॉर्म भरने तक हमारी पूरी महाराष्ट्र की इकाई की तरफ से हमने मांग की थी कि राहुल जी ही हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन अब प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब इसमें 2 जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट में अब कौन विड्रॉल करता है नहीं करता है, चुनाव होता है तो फिर हमारा चॉइस बनता है। आज अब राहुल जी चॉइस अब हो नहीं सकती। सर, क्या आपको लगता है कि 2 में से जो कोई कार्यभार संभालेगा वो कांग्रेस को आगे दे सकते हैं बीजेपी? हालांकि 2024 की चुनाव की तैयारी सुनी। देखो, बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में रहती है।
सत्ता को पाना और उसमें भ्रष्टाचार करना, भय करना और भूख बढ़ाना, यही बीजेपी का एक फार्मूला है। अब देश की जनता समझ चुकी है। आपको हाल ही एक संसदीय समिति का रिपोर्ट आया, वो संसदीय समिति दूसरी लहर में जो कोरोना में जो क्षति इस देश की जनता को हुई है, नुकसान हुआ है, कई लोगों के प्राणें गई है, उसका रीज़न ढूंढने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो ये समिति, संसदीय समिति का जो रिपोर्ट आया है अभी 20 दिन पहले, उसमें कहा गया है कि अगर केंद्र की सरकार ने समय पे अगर ख्याल किया रहता तो हम देश की जनता को कई लोगों को बचा सकते थे। ये समिति का रिपोर्ट है, संसदीय समिति का, मेरा नहीं है। अब उस समय में सेकंड लहर जब आई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? 5 राज्यों के चुनाव में थे, यहाँ लोग मर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल और सब जगह में अपना प्रचार करते घूम रहे थे। तो इस तरह से तुमने कहा कि वो तो चुनाव के मोड़ में है, तो वो हमेशा चुनाव के मोड़ में रहे। उनको जीतना और भ्रष्टाचार करना और भय और भूख बढ़ाना, यही बीजेपी का काम है। तो उन्हें रहने दो, इलेक्शन मोड में रहने दो। अब उसको वापस नहीं आने दो। अब वो कोई सत्ता चलाने लायक नहीं रहे और आखिरी जनता वोट करती है। जो जनता के वोटों पे भ्रष्टाचार करते हैं और उन्हीं को भय और भूख देते हैं, ऐसे लोगों को अब कदाई इस देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। सर, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जो दो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, शशि थरूर, अगर इन दोनों से जो कोई एक बनता है, पद संभालता है, क्या आपको देखते हुए मोदी की लहर इसको तोड़ पाएंगी? हालांकि हमने 2014 की बात, अब लहर कैसी खत्म? मैंने कहा ना, उनके होम पिच पर अहमदाबाद में कल ही, मैं 8 दिन की बात नहीं बात कर रहा हूँ, कल ही उनके होम पिच में अहमदाबाद में, नहीं, सुनो ना, तुमने बोला मोदी की लहर बोले, इसलिए मैंने तुम्हारे लहर का जवाब दे रहा हूँ ना। तो कल ही की बात है, अहमदाबाद में जिस तरह से उनका स्पीच चालू हुआ और लोग उठ के जाने लगे, तो अब उनकी लहर रही है? ये सवाल हम आपको पूछ रहे हैं। अब मोदी की लहर नहीं रही है, अब लहर की बात करो मत, अब जाने का समय आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो आज मुख्यमंत्री आवास पर 4000 के करीब लोग पहुंचे जो उद्धव गुट के थे, अब उनके गुट में शामिल हो गए। तो कांग्रेस इसको किस तरह देख रही है? देखो, मुझे किसी शिंदे गुट के और किसी बीजेपी के कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं है हमारा। हमने उसके तरफ वो कंपटीशन हमें करना नहीं है। किसको जाना है, कौन नेता को जाना है, कल हमारी सरकार आएंगी तो बहुत से लोग इधर भी आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। वो सत्ता के साथ वो लहर बदलते रहती है, उसमें मुझे जाना नहीं है। बोल सब्जेक्ट है कि हमारा इशू एकदम क्लियर है। हमारा इशू है महंगाई, हमारा इशू है बेरोजगारी, हमारा इशू है किसान। तो ये इशू के तरफ कांग्रेस, हमारी जो लाइन बनी हुई है जनता के हित के लिए, उसी लाइन पे हम चलेंगे। हम कौन जा रहा है, 4000 जा रहे, 50,000 जा रहे, हमें उसके तरफ ध्यान नहीं। हमने ऐसे ही बहुत आने जाने वाले देखे, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। आपने कहा कि वंदे मातरम के साथ बलि राजा का नारा आपने दिया। बलि राजा का नारा क्यों? पहला सवाल। और दूसरा, जो भारत जोड़ो आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे विपक्ष चुटकी ले रहा है कि आपकी पार्टी में काफी फूट है और भारत जोड़ रहे हैं। देखो, बलि राजा हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम याद दिला रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो लोकसभा में कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, ये खालिस्तानी है और ये आंदोलनजीवी है। देश के किसानों को देश के प्रधानमंत्री गाली देता है। तो अन्नदाता को इस तरह से गाली देना, इसका समर्थन अगर कोई करता है, लेकिन मैं कृषि प्रधान देश का एक नागरिक हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद अन्नदाता हूँ और मेरा अन्नदाता इस देश में आज भी जिंदा है, इसलिए देश जिंदा है। और मेरे किसान को जो बार बार गाली दे रहा है, उसको याद दिलाना चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए हमने जय बलिराजा का हम लोग स्लोगन लेकर अब जय बलिराजा हम बोलेंगे, ये हमने कहा। और राम राम भी कहेंगे, क्योंकि जब गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो आखिरी क्षण भी हे राम करके
गांधी जी के मुंह से निकला था, इसलिए राम राम भी हमारा एक स्लोगन है, हम बोलेंगे। और वंदे मातरम बोलने में हमें कोई हर्ज नहीं, और इसलिए हमने स्पष्ट किया है। लेकिन इसके साथ ये भी हम बोलेंगे